social, economic and religious life of गुप्त एज पीपल। गुप्तकालीन लोगों का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। फर्स्ट पॉइंट लेंगे हम सोशल लाइफ ऑफ गुप्त एज पीपल। गुप्त एज पीपल का सामाजिक जीवन। सबसे पहले लेंगे हम वर्ण व्यवस्था, वर्णा सिस्टम। गुप्त काल में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इसके अलावा भी एक अंग और था समाज का, इसको हम चंडाल कहेंगे। चंडाल लोगों का कार्य क्या होता था? जो गांव से बाहर रहते थे, मांस मछली का प्रयोग करते थे एवं इसके अलावा उनके कार्य होते थे अपराधियों को सजा देना, शवों को जलाना, ये कार्य उनको दिए जाते थे। ब्राह्मणों का प्रमुख कार्य होता था शिक्षा देना, क्षत्रियों का युद्ध में भाग लेना, वैसे व्यापार करना, शूद्र इन तीनों वर्गों की सेवा करेगा। ये टोटल ओवरऑल क्या कहलाया? वर्ण व्यवस्था, वर्णा सिस्टम। अब इस वर्ण व्यवस्था ने जाति प्रथा को गुप्त काल में इतना कठोर कर दिया था कि भी व्यवसाय वो जन्म के आधार पर निर्धारित हो गया था, ना कि रुचि के आधार पर। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था वो उसको वही व्यवसाय उसको बनाना पड़ता था। वो अपनी रुचि के अनुसार कोई व्यवसाय नहीं ले सकता था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था ने जाति प्रथा के बंधनों को कठोर कर दिया था। सो नेक्स्ट लेंगे फैमिली। गुप्त काल में परिवार आमतौर पर सामूहिक परिवार होते थे। परिवार का मुखिया सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति होता था, सपोज फादर, ग्रैंडफादर, एनीवन। उसके बाद सभी सदस्य उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। उसकी सभी जिम्मेवारियां होती थी। वो सभी की शादी वगैरह, शिक्षा वगैरह का प्रबंध करता था। और उसकी मृत्यु के बाद परिवार में बड़े पुत्र को ये जिम्मेवारी दी जाती थी। नेक्स्ट लेंगे हम पोजीशन ऑफ वुमेन। नारी की स्थिति गुप्त काल में अच्छी थी, लेकिन इसके प्रमाण हमें कहां मिलते? नारियों की शिक्षा में, नारी को शिक्षा दी जाती थी, नारियों का प्रशासनिक कार्यों में भाग लेती थी। इसके अलावा अब इसकी कमजोरी, हल्की सी क्या कमजोरी थी? वो बाल विवाह के कारण। बाल विवाह के कारण यहाँ पे नारी की स्थिति थोड़ी कमजोर पड़ गई थी। इस युग में आगे 12-13 वर्ष की उम्र में विवाह कर दिया जाता था और एक उच्च वर्ग में पर्दा प्रथा थी। इन 2 कारणों से मौर्य काल या वैदिक काल की अपेक्षा, इंस्टेड ऑफ वैदिक पीरियड एंड मौर्यन पीरियड, सम वाज वीकर देन देन। कुछ कमजोर थी स्त्रियों की स्थिति, वैसे सही थी। शिक्षा की व्यवस्था थी, प्रशासनिक कार्यों में भाग लेती थी, लेकिन पर्दा प्रथा और बाल विवाह के कारण यहां थोड़ी सी कमजोर पड़ गई थी मौर्यों एवं वैदिक काल की अपेक्षा। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे फूड एंड ड्रिंक्स, खान पान। गुप्त काल में दूध, दही, फल, ड्राई फ्रूट, सूखे फल जिसको बोलेंगे मिठाई, और ड्रिंक्स में लेंगे दूध, छाछ, दही, ये प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो हम आधुनिक रूप में प्रयोग करते हैं वो सब खाना गुप्त काल में भी प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट लेंगे ड्रेसेज, वेशभूषा। वेशभूषा सूती, ऊनी, रेशमी, तीनों तरह के वस्त्र पहने जाते थे, क्योंकि जो सूती वस्त्र थे उनके लिए भारत में कपास जिन क्षेत्रों में ज्यादा उत्पत्ति उगाने के लिए तमिल प्रदेश, गुजरात और बंगाल, यहाँ पे एक सूती वस्त्र उद्योग थे। अब उनकी रंगाई और कढ़ाई का काम भी यहाँ किया जाता था। तो उस समय पे जो वस्त्र थे गुप्त काल के लोगों के, वो सूती, ऊनी, तीनों तरह के थे एवं रेशमी। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम कॉस्मेटिक्स एंड ऑर्नामेंट्स, श्रृंगार एवं गहने। श्रृंगार के लिए विभिन्न तरह की स्त्री पुरुष दोनों श्रृंगार करते थे। सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग किया जाता था। आभूषणों में सोना, चांदी एवं हाथी दांत के आभूषण अमीर वर्ग के लिए, जग सजाने के लिए तांबे एवं लोहे के
आभूषण बनाए जाते थे। अब आभूषणों के प्रकार, नाक में डालने की, कानों में पहनने की बालियां, पैरों में पहनने की पंजेब वगैरह, गले में डालने के निष्क भी कहा गया, गले में डालने के आभूषण को हमारे आधुनिक रूप में इसको चेन कहा जाता है। ये हर तरह के आभूषण गुप्त काल में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लेंगे एजुकेशन। शिक्षा का स्तर गुप्त काल में उच्च चरम स्तर पर था। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा तो मठों में या गुरुओं के घर दी जाती थी। उसके बाद महाविद्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय भी थे। नालंदा और तक्षशिला उस समय की प्रमुख विश्वविद्यालय है। शिक्षकों को शिक्षा शिक्षकों, शिक्षकों एवं ब्राह्मणों द्वारा दी जाती थी। शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जाता था, निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उस समय शिक्षा दी जाती थी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शल्य चिकित्सा, जीव विज्ञान, गणित, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, संस्कृत राज्य की भाषा थी आदि विषयों पर शिक्षा दी जाती थी। निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे गुप्त काल में शिक्षा का स्तर चरम सीमा पर था। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे स्लेव सिस्टम, दास प्रथा। ये दास प्रथा गुप्त काल में दास उनको बनाया जाता था जो युद्ध में हार जाते थे, युद्धबंदियों को, एवं जो ऋण नहीं चुकाते थे उनको दास बनाया जाता था। जब उनका ऋण या सजा पूरी हो जाती थी तब उनको दासता से मुक्त कर दिया जाता था। दासों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था। उनसे खेतों का कार्य और कृषि कार्य, गृह कार्य एवं कृषि कार्य करवाए जाते थे। नेक्स्ट लेंगे रिक्रिएशन, मनोरंजन के साधन। उच्च वर्ग के व्यक्ति शिकार खेलते थे, स्त्रियों का नृत्य देखते थे एवं इसके अलावा जुआ खेलते थे। जनसाधारण पशुओं की लड़ाई करवाते थे, घुड़सवारी करते थे। जनसाधारण छोटे बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते थे। इस प्रकार से विभिन्न प्रकारों से लोग अपना गुप्त काल में मनोरंजन करते थे। अब लेंगे हम इकोनॉमिक लाइफ ऑफ गुप्त एज। फर्स्ट पॉइंट, कम ऑन एग्रीकल्चर। कृषि गुप्तकालीन आय का प्रमुख साधन था। कृषि वैसे तो सामान्यतः वर्षा पर निर्भर करती थी, लेकिन नहरों का, कुओं का, तालाबों द्वारा भी कुछ क्षेत्रों में सिंचाई की जाती थी और कृषि हल बैल से की जाती थी। इसके अलावा गेहूं, विभिन्न फसलें, गेहूं, चावल, कपास, बाजरा आदि की खेती की जाती थी। नेक्स्ट लेंगे हम भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए पशुओं की खाद भी डाली जाती थी, यानी कि गोबर की खाद। इसके अलावा लेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, कैटल रियरिंग, पशुपालन। गुप्त काल में विभिन्न तरह के पशु, गाय भैंस दूध के लिए, भेड़ दूध के लिए, बकरी ऊन के लिए, बैल हल चलाने के लिए, घोड़े का प्रयोग घुड़सवारी के लिए, बोझा ढोने के लिए आदि प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार से पशुपालन भी कृषि व्यवस्था में गुप्त काल में पूर्ण रूप से सहयोगी था। नेक्स्ट लेंगे हम ट्रेड, व्यापार। गुप्त काल में व्यापार आंतरिक एवं बाह्य, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों तरह का व्यापार किया जाता था। आंतरिक व्यापार सड़क मार्ग द्वारा, प्रमुख केंद्र इनमें थे मथुरा, इलाहाबाद, प्रयाग, इसके अलावा उज्जैन, ये प्रमुख व्यापार केंद्र थे आंतरिक व्यापार के। बाह्य व्यापार बंदरगांव से समुद्र के द्वारा, जल मार्ग द्वारा किया जाता था। उसमें सूरत, भड़ौच, कैम्बे, कल्याण, ये 4 प्रमुख बंदरगाहें थी गुप्त काल की। नेक्स्ट, इस प्रकार से हमारा गुप्त काल का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, यानी कि गुप्त काल में व्यापार चरम सीमा पर था। और व्यापार किससे किया जाता था? मुद्राओं से भी और वस्तु विनिमय से भी। मुद्राओं में सोने और चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के को हम स्वर्ण कहेंगे, चांदी के सिक्के को हम कारसापान कहेंगे।
इसके अलावा व्यापार वस्तु विनिमय से भी होता था। वस्तु विनिमय समझ रहे हो ना, बार्टर, टेकिंग थिंग्स बाय गिविंग थिंग्स, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु देना, इसको हम बार्टर बोलेंगे। ये मेथड हो गए ट्रेड के, दो तो इसकी काइंड्स हो गए, इंटरनल एक्सटर्नल, फिर उसके मेथड हो गए बाय करेंसी एंड बाय बार्टर, बोथ मेथड फॉर ट्रेड वर यूज्ड बाय गुप्त एज पीपल्स। नेक्स्ट लेंगे हम इंडस्ट्री, उद्योग। उद्योगों में कॉटेज इंडस्ट्री ज्यादा थे उस समय पे, कुटीर उद्योग इसको कहेंगे। कपड़े का उद्योग, जिन क्षेत्रों में कपास होती थी, तमिल बंगाल, ढाका का बलबल, रेशमी वस्त्र भी बनाए जाते थे, ऊनी वस्त्र भी बनाए जाते थे। इसके अलावा उद्योगों में हस्तशिल्प उद्योग, मिट्टी, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, चरमार चमड़े का कार्य करता था, बड़ी लकड़ी का कार्य करता था। तो हस्तशिल्प उद्योग उस समय के लोगों के आर्थिक जीवन को प्रभावित करते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन गुप्त काल के लोगों में फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राह्मणिज्म, वो हिंदू, गुप्तकालीन शासक हिंदू थे, ब्राह्मण धर्म को ब्राह्मण थे, ब्राह्मणिज्म यानी कि ब्राह्मण धर्म को फॉलो, हिंदू धर्म को फॉलो करते थे, वेदों के अनुसार अपना जीवन जीते थे, संस्कृत को राजकीय भाषा घोषित किया हुआ था। नेक्स्ट लेंगे हम बुद्धिज्म। इसके साथ साथ गुप्त शासकों की एक और मुख्य विशेषता थी, स्वयं हिंदू धर्म के होते हुए भी उन्होंने किसी भी धर्म का विरोध नहीं किया, ये उनमें धार्मिक सहनशीलता थी। तभी तो बौद्ध धर्म भी वहां पे था, लेकिन राजकीय सहायता नहीं मिली बुद्ध धर्म को। और बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे उस समय पे कश्मीर, पंजाब, बोध गया एवं आधुनिक अफगानिस्तान, ये उस समय में बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। अब बौद्ध धर्म पतन क्यों हुआ इस समय पे? क्योंकि बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे, अनुयायी थे, उन्होंने महात्मा बुद्ध की नियमों के अनुसार धर्म का अनुसरण नहीं किया, परिणाम स्वरूप। एंड सेकंड पॉइंट क्या रहा, उसको कोई राजकीय सहायता, रॉयल हेल्प नहीं मिली, परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म का पतन हो गया। नेक्स्ट लेंगे जैनिज्म। जैन धर्म भी उस समय पे, जैन धर्म का एक बार फिर से विकास गुप्त काल में होने लगा था। इसके प्रमुख केंद्र मथुरा, उज्जैन एवं कर्नाटक आदि थे जैन धर्म के। नेक्स्ट लेंगे वैष्णविज्म। गुप्त शासकों ने वैष्णव धर्म को भी अपनाया, यानी कि इस समय पे वैष्णव विभिन्न मंदिर मस्जिदों, विभिन्न मंदिरों में भगवान विष्णु की उपासना की जाती थी, उसको एक अवतार के रूप में पूजा जाता था। नेक्स्ट लेंगे शैवनिज्म, यानी कि शैव धर्म। भगवान विष्णु को, भगवान शिव की उपासना की जाती थी, विभिन्न मंदिरों में इसकी मूर्तियां रखी गई थी, अनेक हिंदू देवी देवताओं की उपासना की जाती थी। इसकी दो भाग हो गए थे, इसके दो भागों में बांटा गया था कि इस धर्म को। अब हम एक तो कंपाल संप्रदाय बोलेंगे, उसमें भैरव को पूजा जाता था। एक पशुपत संप्रदाय, इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती थी। उससे आगे दूसरा रूप रहेगा इसका, उसमें भैरव को पूजा जाता था। तो इस प्रकार से ये धार्मिक जीवन। निश्चित रूप में अब हम कहेंगे कि गुप्त काल में लोगों का सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन उत्तम कोटि का था। इसमें एक पॉइंट और बचता है हमारा, गुप्तकालीन लैंड सिस्टम एंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी कि भू राजस्व प्रणाली, जमीन एवं भू राजस्व प्रणाली। फर्स्ट पॉइंट में लेंगे इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, यानी कि ये जो भू राजस्व प्रणाली थी उस समय पे उत्तर पूर्वी बंगाल एवं मध्य भारत में चली हुई थी। उन्होंने क्या कर रखा था, कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जमीन का बंटवारा। राजाओं ने जमीन का बंटवारा कैसे किया था, विभिन्न सत्रों पे, केंद्र, प्रांत, जिला एवं गांव, विभिन्न सत्रों पे एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त कर रखा था जो राजा को युद्ध के समय सैनिक सहायता एवं अपने क्षेत्र में सभी प्रशासनिक गतिविधियों को नियंत्रण में रखता था।
और उसके लिए उस व्यक्ति को क्या दिया गया था? भूखंड, जमीन का टुकड़ा। उससे वो कर उगाकर, उस भूखंड से वो कर उगाकर अपनी सेना का और प्रशासनिक गतिविधियों का, अपने कर्मचारियों का खर्च काट के बाकी राजकीय कोष में जमा करा देता था। तो उस व्यक्ति को क्या कहा गया है? सामंत। फ्यूडल सिस्टम समझ रहे हो ना? एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत राजा जमीन के कुछ हिस्से विशेष व्यक्ति को दे देता है। वो व्यक्ति राजा को सैनिक एवं प्रशासनिक सहायता करता है और उसके बदले में उसको जमीन दी जाती है। इस व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहेंगे हम। इसके पहले प्रमाण भारत में, दक्षिण भारत में पहली बार सातवाहन शासकों के ईसा की प्रथम सदी के एक अभिलेख से पता चलता है। उसके बाद वैसे पूर्ण रूप से तो ये गुप्त काल में देखने को मिलती है सामंती व्यवस्था। गुप्त काल में, जब गुप्त काल की शुरुआत हुई तीसरी सदी के उत्तरार्ध में, वहां तो सामंत थे, वो राजा के अधीन कार्य करते थे। लेकिन जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ 550 में, छठी शताब्दी में, तो ये सामंत राजा से शक्तिशाली हो गए थे। तो इस प्रकार से ये कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। नेक्स्ट लेंगे हम मिलिट्री हेल्प टू किंग। राजा को सैनिक सहायता करना कौन करता था? सामंत। सामंतों की सेना होती थी, उनका प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती करना, उनके वेतन भत्ते निश्चित करना, उनको सैनिक प्रशिक्षण देना, युद्ध के समय राजा की सहायता करना। बदले में उसको जमीन का टुकड़ा मिला होता था। उस जमीन के टुकड़े के कर से वो अपनी और अपनी सेना का खर्च काट के बाकी राजकीय कोष में जमा करा देता था। नेक्स्ट लेंगे हम लैंड रेवेन्यू। अब ये जो भूमि कर था, इसकी 4 पार्ट बना रखे थे इन्होंने। भाग, भोग, उद्रंग एवं ऊपरी कर। ये 4 पार्ट बना रखे थे इन्होंने। भाग यानी कि सरकार का हिस्सा कौन सा हुआ? भू राजस्व से। इसमें दिखाते हैं 1/6 भाग। भोग जो राजा को दैनिक प्रयोग में, दैनिक जीवन में दी जाने वाली भेंट, उपहार इत्यादि। उद्रंग एवं उपारित, ये 2 कर ये राज्य स्तर पर होते थे। राज्य स्तर पर होते थे, इनको उपारित महाराज लागू करते थे। तो ये इस प्रकार से ये रेवेन्यू सिस्टम गुप्त काल था। इससे आगे लेंगे ओनरशिप ऑफ लैंड, जमीन का मालकाना हक। ये किसको कैसे दिया जाता था? अगर कोई व्यक्ति जमीन खरीदना चाहता था तो उसको सबसे पहले ये बताना होता था कि मुझे किस तरह की जमीन चाहिए और किस उद्देश्य के लिए मैं वो खरीद रहा हूं। क्योंकि गुप्त काल में केवल दान देने के लिए जमीन खरीदी जाती थी, नहीं तो वो सरकारी जमीन रहती थी। तो उसमें उस व्यक्ति को स्थानीय परिषद के पास जाना होता था। स्थानीय परिषद उसका निरीक्षण करती थी कि ये किस तरह की जमीन और किस उद्देश्य के लिए लेता है। फिर उसकी कीमत, सरकारी कीमत उसको भरनी होती थी। वो राजा के पास केंद्रीय खजाने में जमा होती थी। तब उसको वहां से अनुमति मिलती थी कि भी इतनी जमीन, इस तरह की जमीन इस व्यक्ति को इस उद्देश्य के लिए दी जाती है। अब वो व्यक्ति क्या करता था जमीन को लेके? अब उसको या तो वो खुद तो खेती करना नहीं था, वो मजदूरों से या छोटे जमींदारों से किसी करवाता था, छोटे कृषकों से, या उसको फिर ब्राह्मणों को, मंदिरों को या पुजारियों को भी दान में वो दे सकता था। तो गुप्त काल में इस तरह से मालकाना हक दिया जाता था जमीन का। नेक्स्ट लेंगे हम काइंड ऑफ लैंड्स, जमीन के प्रकार। गुप्त काल में 5 प्रकार की जमीन होती थी। सबसे पहले लेंगे हम उर्वरा भूमि, यानी कि उपजाऊ भूमि, जो कृषि योग्य भूमि होती थी, उसको कहेंगे अक्षेत्र। नेक्स्ट दूसरी लेंगे हम वास्तु, यानी कि जो निवास करने योग्य भूमि थी उसको वास्तु कहेंगे। थर्ड लेंगे हम चरागाह भूमि, जो कॉमन लैंड होती थी गांव की, जहां पे पशु चराने के कार्य आते थे। फोर्थ टाइप की लेंगे हम बंजर भूमि, उसको सील भी कहा जाता था। अंतिम जो टाइप होगा इसका जमीन का, वो जंगलों की भूमि, उसको अप्रयुक्त कहा गया है। तो इस प्रकार से काइंड्स ऑफ लैंड ड्यूरिंग गुप्त पीरियड वर टाइप्स, 5 टाइप्स, 5 तरह की जमीन होती थी। शेयर ऑफ गवर्नमेंट, ये शेयर ऑफ गवर्नमेंट किसमें से हुआ? भूमि कर से। इसमें से ये पॉइंट यहां आ गया, कितना आया? आप जिनसे कृषि करवाते थे, जो सामंत लोग कृषि करवाते थे, तो कृषकों से वो 1/5, 1/3 ऐसे हिस्सा लेते थे।
जिस व्यक्ति को रोटी और मकान देते थे उसको देते थे 1/5 भाग, और जो व्यक्ति अपनी रोटी और मकान खुद अरेंज करता था उससे लेते थे 1/3 भाग। ये शेयर ऑफ गवर्नमेंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम इनकम सोर्सेज, आमदनी के दूसरे साधन। प्रमुख तो भूमि कर हो गया। नेक्स्ट लेंगे हम वनों से कर, चुंगी कर, व्यापारियों से कर, अपराधियों से कर। इस तरह से विभिन्न साधनों से प्राप्त आय को गुप्तकालीन शासक इसको काम कंज्यूम करते थे ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क एंड टू प्रोवाइड सैलरी ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स। मीन गुप्त काल में जो प्राप्त धनराशि थी उससे शासक कर्मचारियों और अधिकारियों की तनख्वाह देने एवं प्रजा हितकारियों पे खर्च करते थे। निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे गुप्तकालीन जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो एक उच्च कोटि की भू राजस्व व्यवस्था थी। थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ आगे आने वाले विभिन्न राजवंशों ने इसका अनुसरण किया। अब इसमें से आपने कोई क्वेश्चन कहीं भी एनीवेयर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्यूरी हो, आई एम हैवी टू शो। ओनरशिप ऑफ लैंड, यहाँ पे लेंगे हम जमीन का मालकाना हक। गुप्त काल में ये कैसे दिया जाता था? उसके लिए किसी भी व्यक्ति को जमीन लेनी होती थी तो स्थानीय परिषद के पास जाता था। स्थानीय परिषद में क्या होता था, उसको लिख के देना होता था कि भी मुझे 1 एकड़ चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, और किस भूमि की काम उसकी कितनी चाहिए, उसकी नंबरिंग, इसके अलावा उसकी वैरायटी, उसके अलावा उसका पर्पज, किस उद्देश्य से चाहिए वो तीनों बातें लिख के देगा। उसके बाद वो परिषद उसको उस पर निरीक्षण करेगी। फिर उसके बराबर उसकी जो सरकारी कीमत होती थी उसकी सरकारी कीमत वो राजकीय खजाने में, केंद्र के खजाने में राजा के पास जमा कराता था। तब उसको वहां से अनुमति मिलती थी कि भी आपके लिए भूमि सैंक्शन कर दी गई है। अब इसको हम राजकीय रिकॉर्ड में जिस व्यक्ति ने अप्लाई किया है उसको ट्रांसफर करेंगे ओनरशिप के लिए। अब उस जमीन का क्या करता था, या तो आमतौर पर दान दी जाती थी या फिर उसमें कृषि के लिए अन्य कृषकों से या मजदूरों से खेती करवाई जाती थी, और उनसे वो खेती करवाता था जो उससे वो अपना शेयर लेता था, 1/3 लेता था, 1/5 लेता था। वो डिफरेंट केसेस में होता था। अलग अलग कोई व्यक्ति अगर रोटी और मकान ले रहा है उससे 1/5, 1/3 हिस्सा दिया जाता था। अगर कोई नहीं ले रहा, सॉरी 1/5, अगर नहीं ले रहा तो उसको 1/3। इसमें से इसके अलावा और किसी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन? स्टॉप।